A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Viva Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying staff remuneration, that is chapter 8 for class 12 BST, and we'll be studying part 2 of this जिसमें हम लोग wage records के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोग ने time and piece rate system already पढ़ लिया था in the previous part. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेज रिकॉर्ड्स के बारे में. तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ वेजेस इज समवट कॉम्प्लिकेटेड. तो आपको ये बताया जाता है कि अ पे स्लिप विल टेल यू कि वट एवर योर वेजेस, वट एवर योर सैलरी इज, आपकी वो बेसिक सैलरी के अलावा आपको कौन कौन से उसमें अलाउंसेस मिलेंगे, कौन कौन से उसमें से डिडक्शंस होंगे, कहाँ पे आपका पैसा गया है, कहाँ पर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है आपके साइड से ऑन योर बिहाफ. तो ये सारी चीजें किसमें आती है, ये सारी चीजें आपको एक स्लिप मिलती है, पे स्लिप उसको बोलते हैं, और उसमें आपकी चीजें दी होती हैं. क्या दिया होता है, ये एक स्लिप होती है जो पूरी डिटेल शो करती है ऑफ टोटल वेजेस, कितने डिडक्शंस है उसमें से. डिडक्शंस जब आपके इनकम टैक्स आप बनाते हो, इनकम टैक्स का जब आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी होती है तो सरकार आपको कुछ डिडक्शन देता है. वो ये कहते हैं कि अगर आप इन जगहों पर अपना पैसा लगाओगे, ठीक है, जैसे मान लो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो अगर आप इन सब जगहों पर अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दोगे तो वो आपके इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा और उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, तो वो डिडक्शंस कहला देते हैं. और उसके बाद जो नेट वेजेस है जो आपको मिल रही है, जो नेट सैलरी है जो आपको मिल रही है, तो उन सबका एक पूरा का पूरा स्लिप जो ये सारी चीजें दिखाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पे स्लिप कहते हैं. इसको हम लोग सैलरी स्लिप भी कहते हैं. और यही फॉर्म जो है वो ये शो करता है कि पूरा जो आपको पे मिलेगा, एग्जैक्टली या पे मिला है वो कैसा होता है. तो ये यूजुअली ऑफन प्रिपेयर्ड मैनुअली या फिर मैकेनिकली. तो इसमें व्हाट थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर, आपको इसमें पढ़ना है इसकी मीनिंग, ठीक है. इसके बाद आप इसका ये जो स्पेसिमेन है उसको पढ़ोगे. आई वुड सजेस्ट कि स्पेसिमेन आप अपने बुक वाला ही पढ़ना जो भी उसमें दिया हुआ है. उसमें आपसे बहुत ज्यादा चीजें, या तो स्पेसिमेन बहुत रेयर केसेस में आपसे स्पेसिमेन बोला जाएगा बनाने के लिए, नहीं तो फिर डायरेक्टली कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो कंपोनेंट्स आल्सो आई हैव रिटन इट हियर ओनली. तो सैलरी स्लिप जिसमें पर्सन का नेम, उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर, उसका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बैंक नेम और अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें होती है. अब आती है उसकी अर्निंग्स की क्या क्या है. दैट इज बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस उसको जितना मिला है, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, एंड जो ग्रॉस सैलरी है वो उसकी इतनी है, ठीक है. इसी ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस हैं, उसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जा रहा है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस जा रहा है, प्रोफेशनल टैक्स जा रहा है, टीडीएस जा रहा है इफ एनी. तो वो सारे डिडक्शंस माइनस करके जो उसकी सैलरी बन रही है वो इतनी बन रही है. तो जो उसको मिल रहा है इन हैंड, कैश इन हैंड, वो इतना जा रहा है, इतना उसको मिल रहा है. तो ये होती है आपकी पे स्लिप जो आपकी ये सारी चीजें बताएगी, उसमें से कितना डिडक्शन है वो बताएगी, एंड फाइनल आपका नेट पे विल बी शोन. तो यहाँ पर एक मीनिंग लिखी हुई है. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो. जो आपको काम काम की चीजें इसमें से चाहिए हो, यू कैन टेक इट, क्योंकि कुछ चीजें आपकी बुक में नहीं दी हुई है, जैसे इसके कंपोनेंट्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं. तो पे स्लिप क्या है, ये दैट इज ऑल्सो नोन एज वेज स्लिप या सैलरी स्लिप कहते हैं. ये एक डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ सैलरी. पे स्लिप में डिटेल्स आती है अबाउट द सैलरी, जैसे कि डिडक्शंस हो गए, टोटल अर्निंग्स हो गई, and it also acts as a proof that an employee got paid for the particular month, कि उसको इतना पेमेंट मिला था एक मंथ में, ठीक है. अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या तीन चीजें. फर्स्ट इज द अर्निंग्स, देन इज अलाउंसेस, और तीसरा है डिडक्शंस. तो सबसे पहले आता है इसमें बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी वो कंपोनेंट होता है ऑन विच जितने भी अलाउंसेस और डिडक्शंस है वो इसी के बेसिस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है. जो इट इज यूजुअली व्हाट इट इज 30 to 50% ऑफ योर कॉस्ट टू कंपनी. कंपनी एक एम्प्लॉय को जब रखती है तो वो उसके ऊपर कितना कॉस्ट इन एन मंथ या फिर इन अ ईयर, कितना कॉस्ट उस पर खर्चा करती है, वो आता है आपका बेसिक सैलरी में, ठीक है. तो सपोज करो कि किसी पर्सन की जो बेसिक सैलरी है वो अराउंड कितनी 19 अगर 1000 उसकी सैलरी है, तो ये आपकी बेसिक सैलरी. अब इसी के ही बेसिस पे आपको इसी का ही मान लो 20%, 30%, 50% बाकी अलाउंसेस आपको मिलेंगे.
और उन सब टोटल को मिला करके जो आपका पे बनेगा वो हो जाएगा आपका ग्रॉस पे। ग्रॉस पे में से जब आप डिडक्शंस को माइनस कर दोगे तो वो डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो पे बनेगा वो बन जाएगा आपका नेट पे। ओके, यहाँ पर कुछ सेट रूल्स, देयर आर नो सेट रूल्स विच वैरी डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयर, की एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर वो चीज डिफरेंशिएट होती रहती है। फिर उसके बाद आता है हाउस रेंट, that usually constitutes around 40 to 50% of your basic salary. It helps in efficiently structuring your taxes, आपके taxes को structure करने के लिए, कि समझाने के लिए कि टैक्स आपको कैसे पे करना है। हाउस रेंट अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रैवल या कन्वेंस अलाउंसेस, जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में कवर्ड होते हैं और वो आपके बेसिक सैलरी का ही कुछ हिस्सा होता है। देन मेडिकल रीइंबर्समेंट इफ एनी, जो भी फिक्स्ड अमाउंट जो है एम्प्लॉयर पे करता है मंथली मेडिकल मतलब एम्प्लॉय के मंथली एक्सपेंसेस के लिए, तो ये सब क्या होते हैं, जो मेडिकल रीइंबर्समेंट है आपके मेडिकल बेनिफिट के लिए, आपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस लिए उसका हमने खर्चा किया है, तो वो एक टैक्सेबल अमाउंट है, हम आपको उसका पैसा दे देंगे। लेकिन इफ सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय है जिसको मेडिकल चेकअप करवाना था, उसने ये बिल्स दिए, ये खर्चा दिया, और उसका पेमेंट कौन देगा, कंपनी देगी। तो कंपनी उसका पेमेंट देगी या कंपनी आपको उतना पे करेगी। इफ यू आर गेटिंग सम इनकम, तो वो चीज क्या होगी, वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। ये जो सैलरी स्लिप है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद योर एम्प्लॉयर। फिर है कुछ और उसमें कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि वेरिएबल जो चेंज होने वाले कंपोनेंट्स है, साल ईयर टू ईयर वो चेंज होते हैं, जैसे या मंथ टू मंथ चेंज होते हैं, जैसे इंसेंटिव्स और बोनस हो गए। और इट इज यूजुअली 10 to 15% ऑफ द योर कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी को कितनी कॉस्ट लग रही है उस एम्प्लॉय को हायर करने में। ओके, एंड रिड्यूसेस योर फिक्स्ड सैलरी कंपोनेंट, जो वेरिएबल सैलरी कंपोनेंट है, इट इज पेड ऑन एनुअल और हाफ ईयरली बेसिस। ये क्या होता है, ये या तो हाफ ईयरली या फिर एनुअल बेसिस पर इसको पे ऑफ किया जाता है। एंड द अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होता है। कोई भी अगर ऑलवेज नेगोशिएट, अरे ये आप लोग के काम का नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज नेगोशिएट फॉर अ लोअर वेरिएबल कंपोनेंट एज इट इज पेड लेस फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये कम फ्रीक्वेंटली पे होता है, कि तो इसका जो वेरिएबल कंपोनेंट वो थोड़ा सा कम रखा करो, इन द सेंस परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। टैक्स डिडक्शन कंपोनेंट, अब इसमें दिया हुआ है जैसे जो भी डिडक्शंस होते हैं, सच एज इनकम हो गया, प्रोफेशनल हो गया, मतलब ये सारे, यू कैन सेव योर इनकम टैक्स बाय इन्वेस्टिंग इन वेरियस टैक्स सेविंग स्कीम्स जो होती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये भी इसके अंदर आता है। देन कम्स प्रोविडेंट फंड, जो भी आपकी बेसिक सैलरी के अंदर आता है, जैसे कि कंपनीज जो है ऑफर करती है लॉन्ग टर्म सेविंग्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स थ्रू ईपीएफ। अभी हम लोग ईपीएफ पढ़ेंगे आगे। एज पर द लॉ, एक एम्प्लॉयर जो है वो कम से कम 12% ऑफ योर बेसिक पे, एक एम्प्लॉय का बेसिक पे डिडक्ट कर सकता है, और वो भी उतना ही, मतलब वही सेम अमाउंट वो उसमें डाल सकता है ईपीएफ में, और खुद भी उसको 12% डिडक्ट करना होता है, मतलब अपने से भी वो पेमेंट करेगा उतना। उसके बाद आता है ग्रेट्युटी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ पे स्लिप, ठीक है। ग्रेट्युटी जिसमें लिखा हुआ है इट इज अ कंपलसरी कंपोनेंट, जो आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन्ड होता है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो डिडक्ट करता है एंड पे यू आफ्टर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years, 5 साल के बाद वो आपको पे ऑफ हो जाता है। You can avail your gratitude amount after you have served the company for 5 years. Salary slip is not an income receipt, but ये एक legal document है of your employment. उसके बाद आता है आपका payroll. अब payroll क्या होता है, ये एक sheet होती है जिसमें जितना भी wages और salary आपके employees को pay off करना है वो सब एक साथ दी होती है। पे स्लिप एक इंसान की दी होती है, पेरोल सबको जो आपको पे ऑफ करना है या किया है वो सब चीजें उसमें एक साथ एक शीट में होती हैं। अब मंथली और वीकली पेरोल इज प्रिपेयर्ड, जिसमें इट हैज वन कॉलम लाइन सेक्शन फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, इसको हम लोग वेज शीट या सैलरी शीट भी कहते हैं, ये आप पढ़ लेना।
उसके बाद इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट कि इट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज ईच ऑन वन लाइन, मतलब सारे उसमें बने होते हैं सबके। अभी हम इसका आप लोग को स्पेसिमेन दिखाते, फॉर्मेट दिखाते, जो आपकी बुक में स्पेसिमेन दिया है पढ़ना आप लोग को वही है। डू प्रैक्टिस इट वाइल प्रिपेयरिंग। द नेम्स आर अरेंज, जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में वो अरेंज किए जाते हैं। वैसे यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। एंड इन लार्ज बिजनेसेस वहां पर सेपरेट शीट बनती है हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए वहां पर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में सेपरेट शीट्स बनती है। ओके, अब इसके तीन पार्ट्स है, तीन मेन चीजें इसमें जो होती हैं, जो आपके कंपोनेंट्स का हिस्सा है। सबसे पहला होता है, अच्छा देखो ये एक बार समझा दे जरा तुम लोग को। इसमें क्या है, नेम ऑफ द पर्सन दिए हुए कि भाई ये मेरे, ये सब मेरे, एक मिनट, ये सारे मेरे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। उसके बाद ये उनकी बेसिक सैलरी हो गई, ये डीए हो गया, ये एचआरए हो गया। हाँ, बेसिक सैलरी डीए हो गया, एचआरए हो गया, देन इट इज पीएफ, देन दिस इज ग्रॉस सैलरी। कुछ समस्या हो रही है मेरे लैपटॉप को। ओके, ग्रॉस सैलरी, देन कम्स योर ईपीएफ, देन एलआईसी। तो ये जितने भी डिडक्शंस है जो आपके उसमें से अमाउंट से जा रहे हैं, टोटल डिडक्शंस, उसके बाद नेट सैलरी, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। तो यही सारी चीजें इसमें बोली गई है कि हम शो करते हैं जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में। एक सारे एम्प्लॉइज को सारा रिकॉर्ड इसमें रखा गया है, दैट इज नोन एज पेरोल। अब इसी में ही कुछ तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बोला गया है कि फिक्स्ड डेटा, जिसमें आइटम्स जो है वो जनरली रिमेन अनचेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ। फॉर एग्जाम्पल ईजीए, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिए हुए एम्प्लॉय का नेम, कोड नंबर, जो उसका बेसिक पे है, जो उसका ईपीएफ है, लाइफ इंश्योरेंस या हाउसिंग लोन, जितनी भी उसकी ईएमआई जाती है वो सब इसमें फिक्स्ड है। उसके बाद दूसरा है बैलेंसेस जो ब्रॉड फॉरवर्ड है। बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड हो गई, मतलब मान लो आपके टोटल हो गया ग्रॉस पे का, जो टैक्स अभी तक का पुराना डिडक्टेड था वो सब इसमें हो गया। कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग है लोन अकाउंट में, तो वो जितना भी पुराना हिस्सा है जो आप दोबारा से डुप्लीकेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल्स, यहाँ पर टेम्पलेट समझ सकते हो आप इसको, तो वो सारी चीजें इसमें आती है। तीसरा हो जाएगा करंट डेटा, कुछ भी जो इस मंथ एक्स्ट्रा जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ओवर टाइम हो गया, ठीक है, बोनस हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टाफ बेनिफिट्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट पेरोल एंड पे स्लिप, कुछ और काम की चीजें जो आपके सिलेबस में है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सबसे पहले इसमें आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 था। एक मिनट रुको जरा, हम जरा चेक कर लें। आई एम इवन कंफ्यूज कि ये तो मैंने कुछ और ही देखा था इसमें। दिस वॉज, लेट मी चेक इन द बुक। हाँ, 1952 था, ठीक है। तो ये इट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज की। ये जो है इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं एम्प्लॉयज के लिए। तो ईपीएफ क्या होता है, ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसमें employees of an organization contribute a small portion of their basic pay monthly। हर महीने वो कुछ बेसिक पे आपका अपना कुछ स्मॉल पोर्शन वो डिडक्ट करवाते हैं। इन द सेम लाइन एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है सिमिलर अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्कीम। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज 12% ऑफ देयर बेसिक सैलरी। और ये आपको मतलब याद करने की या लिखने की उसमें जरूरत नहीं है, बट इट्स जस्ट फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 8.33% जो वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में डालता है, और 3.67% ऑफ बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी का जितना अमाउंट बन रहा है वो मैं अपने तरफ से दूंगा, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देगा। 3.67 वो ईपीएफ में डालता है, ये ऊपर ईपीएस मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। ओके, तो हर एम्प्लॉय जो है दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ एवरीडे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम अंडर द कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम। जो एम्प्लॉय है और उसका एम्प्लॉयर है वो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं ईपीएफ के अंदर। जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कुछ एक स्पेसिफिक
मैनर है जिसमें किया जाता है, ठीक है। दे हैव अ वेबसाइट जिसमें अकाउंट अपना आपको बनाना पड़ता है. The company makes the accumulated amount standing credit in the fund is to be paid to employee, या तो रिटायरमेंट पे, या तो डेथ पे, या तो रेजिग्नेशन पे, जब उसका जो टाइम है वो 60 इयर्स के अबव हो जाता है. उसके बाद जो एम्प्लॉय है he can get advances and permanent withdrawals from the fund after 15 years of continuous service for construction of house, higher education, marriage, परचेज ऑफ कार या फिर सीरियस इलनेस, इन सब के लिए उसको पे ऑफ किया जा सकता है आफ्टर 15 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस. ओके, इसके बाद आता है नेशनल पेंशन सिस्टम. नेशनल पेंशन सिस्टम जिसमें आप ये देख सकते हो कि एक पूरा स्कीम जैसा बना हुआ है, दैट इज एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजन्स ऑफ 18 to 60 ईयर एज ब्रैकेट, जिसका जो लॉक इन पीरियड होता है कि कितने समय तक ये रहेगा, इट विल मेच्योर व्हेन यू विल बी एट 60. Then partial withdrawal can be done after 3 years. कौन कौन से एसेट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो? दैट इज इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गए. उसके बाद इन्वेस्टमेंट चॉइस होती है एक्टिव, जिसमें आप सब्सक्राइबर खुद एलोकेट करते हैं कि उसको कितना किस में पैसा लगाना है. देन ऑटो होता है जिसमें एज पर लाइफ साइकिल फंड की, जिसमें और मतलब द कंपनी ओनली डिसाइड, जहां आप इन्वेस्ट करो वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ उनको पैसा लगाना है. ओके, ये कुछ काम की चीजें थी जो तुम लोग को पढ़ लेनी चाहिए. उसके बाद इसी के ही अंदर आता है अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैमिली पेंशन की स्कीम भी क्रिएट की है. ये तुम लोग के काम का है, और इन सब की सिर्फ मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ ये बताना चाहिए. दे विल नॉट आस्क यू जो एक्स्ट्रा डेटा जो हमने इसमें लिखा है वो सिर्फ तुम लोग के समझने के लिए. उसके अलावा वो तुम लोग सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछेंगे कि ये क्या होता है या ये किस एक्ट के अंडर आता है, बस. तो ये जो स्कीम है इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म मंथली पेंशन टू द एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट टू हिज फैमिली आफ्टर डेथ. मतलब डेथ के बाद उसका जो, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, और उसकी फैमिली को हेल्प करता है उसकी डेथ के बाद. जो भी पेंशनर्स होते हैं दे आर ऑल्सो गिवन डियरनेस अलाउंसेस बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, जिनको पेंशन रिसीव होनी है उनको डियरनेस अलाउंसेस भी मिलता है, और कुछ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ मंथली पेंशन जो है उसको हम टुगेदर रख करके वो लमसम के टाइम पर पे ऑफ भी कर सकते हैं. मतलब इट कैन बी कम्यूटेड टुगेदर, और उसके बाद हम आपको लमसम रिटायरमेंट के टाइम पर इकट्ठे उसको पे भी कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ही निकालो कुछ अमाउंट. लेकिन नो पेंशन बेनिफिट वाज अवेलेबल. इससे पहले जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे हु आर इन नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको अवेलेबल नहीं था. तो इसीलिए नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो सबके लिए होती है. वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है that laid to allow to subscriber कि वो कुछ contribution करें एक saving plan में, जिसमें they can secure their future in the form of pension. This was an attempt कि जो solution है, sustainable solution वो ला सके, so that every citizen of India can enjoy their retirement. Okay, इसके बाद आता है group insurance. अब group insurance क्या कहता है कि एक कंपनी के या एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर्स का इकट्ठे इंश्योरेंस करवा लेना is known as group insurance. तो it is on the insurance cover जो कि on the lives of several persons होते हैं एक ही पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें इट इज जनरली प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज अंडर, जो एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है. जो इंश्योरेंस है ऑन ईच लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, मतलब अगर किसी एक को मेडिकल सर्विस चाहिए होगी या मेडिकल इंश्योरेंस अगर किसी ने कराया है, एक की तबीयत खराब है तो हम उसी को रीइंबर्स करेंगे, सबको नहीं करेंगे. ग्रुप इंश्योरेंस जो है इट कवर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या फिर कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन के, या एम्प्लॉय ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर फॉर टेकिंग इंश्योरेंस. फिर ये अब इसके भी दो हिस्से थे. ठीक है, इसमें तुम लोग को दो चीजों की मीनिंग पता होनी चाहिए. एक होता है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस या फिर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस. ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कवरेज जो है वो ग्रुप को प्रोवाइड किया जाता है.
दोज हु वर्क फॉर द सेम कंपनी। अब जो एम्प्लॉयर है वो अब जो पॉलिसी है उसको ओन करता है, विच कवर्स द एम्प्लॉयज। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट उसका होता है जो इन्हीं के ही सैलरी से डिडक्ट होता है। उसके बाद है ग्रुप इंश्योरेंस हेल्थ प्लान, जो प्रोवाइड करता है कवरेज फॉर ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ अ कंपनी। ऑब्वियसली ग्रुप हेल्थ मेंबर्स जो है वो रिसीव करते हैं इंश्योरेंस एट अ रिड्यूस्ड रेट। ठीक है, क्योंकि इंश्योरर की जो रिस्क है वो बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स में डिवाइड हो गई है एक साथ। देन नेक्स्ट इज एनकैशमेंट ऑफ लीव। एनकैशमेंट ऑफ लीव आपसे क्या कहता है, एक मिनट, हाँ, एनकैशमेंट ऑफ लीव आपसे ये कहते हैं, देखो लीव्स को एनकैश कराना मतलब मुझे कुछ भी लीव्स है उसका मुझे पैसा मिलना। तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी एम्प्लॉय है उसको कुछ उसकी अर्नड लीव्स मिली होती हैं। ठीक है, अर्नड लीव्स मतलब दैट आर अर्नड बाय ड्यूटी, क्योंकि उसने बहुत समय तक काम किया है। तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस उसको 15 दिन का, हर साल की उसको 15 डेज की जो लीव्स होती हैं वो उसको मिलती हैं, इज क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज लीव अकाउंट, और वो कम से कम 300 दिन तक उसको मिल सकती है, मतलब 300 लीव्स उसको मिल सकती हैं। तो अगर जो एम्प्लॉय है उसके पास 300 डेज ऑफ लीव्स हैं अप टू रिटायरमेंट, तो एक मिनट, इट कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 300 डेज, मतलब कि वो फॉरवर्ड हो सकती हैं आगे 300 डेज तक के लिए। ओके, ही और शी विल बी गिवन कैश फॉर दीज मेनी डेज। तो द रेट एट विच द अर्न लीव इज encashed इज द लास्ट पे ड्रॉन ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय पर जो लास्ट पे हैज बीन विड्रॉन, जो आपकी लास्ट सैलरी थी, बेसिक सैलरी थी, उसी के बेसिस पर जो एनकैशमेंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें देखो एग्जांपल दिया है कि अगर मान लो आपका जो बेसिक पे है वो 60,000 पर मंथ है एंड यू आर एंटाइटल्ड टू ₹6 लाख लीव एनकैशमेंट अमाउंट। कैसे, ये जो 60,000 है उसका इट इज डिवाइडेड बाय 30, एक मिनट, हाँ, डिवाइडेड बाय 30 और इंटू किया गया इसको 300 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 इसको करोगे तो आपकी 1 डे लीव निकल आएगी, और उसको जो आपकी जितनी लीव है 300 लीव थी आपकी जो दैट कुड बी एनकैश्ड। ठीक, तो ये इसी के बेसिस पर 6 लाख इज द आंसर। अब आता है ग्रेजुएटी। अब देखो ग्रेजुएटी का एक सिंपल सा मतलब समझ लो। एम्प्लॉयर कहता है ये जो एम्प्लॉय है उसने गुड सर्विस दिए तो मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो कहता है कि बस 10 साल के लिए मुझे बस तुम थैंक यू बोलोगे। तो एम्प्लॉय यहाँ पर कहता है कि मैं उसको पे करूंगा 15 डेज फॉर एवरी ईयर, जो भी उसने मेरे साथ काम किया, और उसके लिए वो उसको क्या कहता है, थैंक यू कहता है। तो ग्रेजुइटी क्या होती है, एक टर्मिनल बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है जिसने एक स्पेसिफिक समय के लिए काम किया होता है। ठीक है, उसके कंपनी में एक स्पेसिफिक समय के लिए काम किया होता है। तो पहले जो था ग्रेजुइटी जो था, पहले मॉरल ऑब्लिगेशन था, हर एम्प्लॉयर उसको नहीं देता था, लीगल नहीं था। बट अभी क्या हो गया है, वो लीगल हो गया है। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के अंदर वो दे आर लाइबल टू बी पेड। अब आता है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑन सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन होता है जहां पर रिटायरमेंट उनका हो रहा है विद पेंशन। ठीक है, टर्मिनेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑन रिटायरमेंट विदाउट पेंशन भी हो सकता है, बट सुपर एनुएशन इज डेफिनेटली विद पेंशन। इन समय पर उनको ग्रेजुइटी जो है वो मिलती है, इट इज पेबल ऑन दीज ओकेशंस, या उसने रिजाइन किया, या फिर डिसेबलमेंट, या फिर डेथ। तो एम्प्लॉय जो है, एक एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ग्रेजुइटी क्यों होती है, क्योंकि उसने एक लंबे समय तक काम किया होता है, मेनली फॉर 5 years। जब उसने 5 साल कंप्लीट कर लिए तो उसको ग्रेजुइटी मिलती है, जब उसने अगर एक एम्प्लॉयर के साथ इतने समय तक काम कर लिया होता है। तो जो फॉर्मूला उसका कैलकुलेट होता है, इट इज 15 इंटू जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है मल्टीप्लाइड बाय उसका वर्क टेन्योर अपॉन 30। ठीक है, वर्क टेन्योर कितने साल तक उसने काम किया। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव द बेसिक सैलरी ऑफ 30,000, यू हैव रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 7 years, एम्प्लॉयर इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट। तो उसको कितना पे करना है, 15
जो उसका डेज की सैलरी वो देगा मल्टीप्लाइड बाय 30, ओके, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, और उसके बाद इट विल बी डिवाइडेड बाय 30 दिन जो उसकी सैलरी बनेगी, तो दिस विल बी 1,50,000। भाई बहुत पैसा मिलता है। तो ये दिस इज नोन एज ग्रेचुइटी। अब टाइप्स ऑफ लीव्स आते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स में भी सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक लीव्स हैं जो आपके काम की हैं, इसीलिए हमने सिर्फ वही लिखी है। अब देखो, अब सबसे पहले आती है कैजुअल लीव्स। कैजुअल लीव्स व्हेनेवर यू विल गो इन अ वर्क प्लेस, तो आपको हर मंथ एक पेड लीव मिलती है। ठीक है, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक महीने में एक पेड लीव मिलती है, कहीं पर 2 महीने में एक पेड लीव मिलेगी, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 8 डेज ऑफ कैजुअल लीव उनको मिलती हैं, जो पेड लीव होती है उनकी, एक छुट्टी जो उनको एक्स्ट्रा मिलती है अपार्ट फ्रॉम द संडेज। कैजुअल लीव जो है इट इज, ये कोई रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ लीव नहीं है, और इट इज नॉट सब्जेक्ट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कोई रूल्स नहीं बनाए हैं। ओके, मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बताया जा रहा है कि 8 डेज ऑफ लीव दे गेट। एक ऑफिशियल जो कैजुअल लीव पर वो कभी भी एब्सेंट उसको नहीं ट्रीट किया जाएगा, एंड उसका जो पे है वो रोका भी नहीं जाएगा। मतलब एक एम्प्लॉय जिसकी एक कैजुअल लीव है और वो मंथ के एक दिन उसने हॉलीडे ले लिया है, आई एम टेलिंग यू एवरी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज अलग होती है, तो कंफ्यूज मत होना कि हम मंथ में अगर एक हुई तो पूरे साल में 12 होंगी, कहीं कहीं पर 12 है, बट दिस इज फॉर गवर्नमेंट सेक्टर कि वो 8 डेज यहाँ पर देते हैं। ठीक, तो कोई भी ऑफिशियल जो कैजुअल लीव के दौरान किसी एक दिन एब्सेंट है, वो उसको हम एब्सेंट नहीं कंसिडर करेंगे और उसका जो पे है वो रोका नहीं जाएगा, उसको उस दिन का पैसा मिलेगा। फिर आता है मेडिकल या फिर सिक लीव्स, जो ग्रुप सी एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी वैसे तो ऑर्गेनाइजेशंस में आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मेडिकल लीव्स मिलती ही हैं, बट जैसा इसमें लिखा हुआ है अभी के लिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओनली। जो मेडिकल लीव होती है दैट इज एडमिसिबल टू ग्रुप सी एम्प्लॉयज, जिनकी ड्यूटीज जो है दैट इज टू हैंडल वेरी डेंजरस मशीनरी और एक्सप्लोसिव्स, ड्रग्स हो गए या परफॉर्मेंस ऑफ हजार्डस टास्क हो गया। और ग्रुप डी एम्प्लॉयज के लिए इन सबको मेडिकल लीव्स मिलती हैं। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ता है अगर उनको कोई भी ऐसी लीव चाहिए। तो ये जो लीव है उसको हम लोग अदर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं, एंड एडमिसिबल ड्यू प्रोवाइडेड कि जो टोटल पीरियड ऑफ लीव है वो 28 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आता है अर्नड लीव। अर्नड लीव अगेन कुछ लीव्स होती हैं जो एक एम्प्लॉयर को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें अर्नड लीव में कि दिस इज अर्नड बाय ड्यूटी। जो क्रेडिट फॉर अर्न लीव है, क्रेडिट फॉर अर्न लीव है विल बी अवॉर्डेड एट द रेट ऑफ 15 डेज। मतलब अपार्ट फ्रॉम कैजुअल लीव कुछ और अर्नड लीव्स हैं जो उनको मिलती हैं। ठीक है, ये जो अर्नड लीव्स हैं दे आर अवॉर्डेड हर साल के 1 जनवरी और 1 जुलाई को उनको मिलती है, और उसको आप इकट्ठा कर सकते हो 300 दिन तक। अगेन 300 लीव्स तक आप रख सकते हो उसको, in addition to the number of leaves जिस पर for which encashment has been allowed। अभी आपको कुछ लीव एनकैशमेंट मिला था ना जो बची हुई थी, तो उसमें विद लीव ट्रैवल कंसेशन जो होता है उसके अलावा आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उसको 300 दिन तक आप उसको रख सकते हो, इन एडिशन टू द नंबर ऑफ डेज फॉर विच जो एनकैशमेंट है वो अलाउ किया गया है अलॉन्ग विद लीव ट्रैवल कंसेशन। मैक्सिमम 180 डेज एट अ टाइम कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ अर्नड लीव्स। ठीक है, अर्नड लीव्स के केस में आप एक समय पर 180 डेज की लीव्स ही पा सकते हो। फिर लिखा हुआ है मेटर्निटी लीव, जिसमें आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी कि अगर प्रेगनेंसी है इन केस ऑफ दैट 180 डेज की मिलती है, विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, इन द सेंस कि जो फर्स्ट 2 बेबीज हैं उस केस में आपको 180 डेज की लीव्स मिलती है। मतलब वैसे वो 26 वीक्स होता है, तो आप इसी को कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ 182 डेज अराउंड बनेगा। ओके, तो ये 180 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा इज मिसकैरेज और अबॉर्शन के टाइम पर टोटल 45 डेज की लीव मिलती है। अब आता है पेटर्निटी लीव। फादर जो लीव लेगा उसमें जो मेल एम्प्लॉय है जिसके अगर जो फर्स्ट 2 चिल्ड्रन है
उसके लिए वो लीव ले सकता है, और उसके लिए उसको लीव मिल सकती है 15 डेज। और ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट ऑफ वाइफ, कि जिस टाइम पर बहुत मतलब हाई पीरियड चल रहा था, उस टाइम पर उसको वो लीव मिल सकती है। उस टाइम पर he'll be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding the leave। लीव से पहले उसकी जो सैलरी थी उसी के बेसिस पे उसको लीव का पेमेंट मिल जाएगा, और वो उसके लीव अकाउंट से माइनस नहीं होती है। विल बी कंबाइंड विद अदर काइंड ऑफ लीव इन केस ऑफ, अब कोई भी जैसे कि मेटर्निटी लीव में होता है वैसे ही उसको माइनस नहीं किया जाता उनकी बची हुई लीव से। ओके, अब आती है अच्छा, एक चीज इसमें रह गई है, कैजुअल लीव हो गई, मेडिकल लीव हो गई, ठीक है। अर्नड लीव को हम लोग प्रिविलेज लीव भी कहते हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा हॉलीडेज जो मिलते हैं, प्रिविलेज लीव हो गया, एनुअल लीव हो गया, आपसे ये सारे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पैटर्निटी मेटर्निटी हो गया। स्टडी लीव्स को हम लोग और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज sabbatical leave, sabbatical, educational, oh how horrible it is being written, ठीक है। sabbatical, educational, academic leave ऐसे करके आप उसको बोल सकते हो। तो स्टडी लीव जो है these are granted to all government employees with not less than 5 years of service। मतलब जो भी उन्होंने जहाँ भी वर्क करे कम से कम उन्होंने 5 साल वहां पर काम किया होना चाहिए। एंड दिस लीव्स आर गिवन फॉर एनी स्पेशल कोर्स जिसमें हायर स्टडीज या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट में, having a direct or close connection with the sphere of his duties as a civil servant। जहां पर वो वर्क कर रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई भी उसको काम करना है, कोई पढ़ाई करनी है, तो उससे रिलेटेड उसको स्टडी लीव मिल सकती है। ओके, द ऑफिशियल जो है उसको एक पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी ऑन द वर्क जो भी उसने स्टडी लीव के दौरान पर किया है। मैक्सिमम 24 मंथ्स की लीव उसको मिल सकती है, और इन केस कोई भी सेंट्रल हेल्थ सर्विस का ऑफिसर है तो उसको 36 मंथ्स की लीव मिल सकती है एट ए स्ट्रेच ऑफ डिफरेंट स्पेल, मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड पे उसको ये छोटी छोटी सी लीव्स मिल सकती हैं। अब आता है स्टडी लीव्स विल नॉट बी डेबिटेड अगेन। स्टडी लीव्स उसके जो बची हुई सारी लीव्स हैं उससे माइनस नहीं होती है अदर लीव्स के साथ। ये इट इज नॉट ग्रांटेड अगर आप स्टडी करने जा रहे हो इंडिया के बाहर, या फिर कोई भी ऑफिशियल जिसका 3 साल में रिटायरमेंट है, जब आप वापस आ रहे हो उसके 3 साल बाद आपका रिटायरमेंट है तो आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगी। और लीव विदाउट पे, अब आती है लीव विदाउट पेड। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स होती हैं जब कोई भी लीव जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अप्लाई करता है इन राइटिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। नो पे इज गिवन फॉर सच लीव। लीव विदाउट पे मीन्स नो मनी इज टू बी गिवन फॉर सच लीव्स। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स कैन बी अवेल्ड कॉन्करेंटली ड्यूरिंग, एक सिर्फ नोटिस पीरियड दे करके आप इसको अटेन कर सकते हो जब आप कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे जा रहे हो, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में ऑल्सो बी ग्रांटेड टू रेगुलराइज पीरियड्स ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव रेट्रोस्पेक्टिवली। कि कहीं अगर आपको 4 डेज के हॉलीडेज मिल रहे हैं और उसमें आपको इधर भी हॉलीडे चाहिए और इधर भी हॉलीडे चाहिए जैसे दिवाली, तो उस टाइम पर आपको ये लीव मिल सकती है विद नोटिस पीरियड, बट उसका आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. अब now keep preparing for your exams. Rest will be done soon. कुछ नहीं समझ में आया तो please do mention in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.